तो चलिए न्यूज ब्लास्ट का रुख करते हैं और बढ़ते हैं खबरों में आगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की। उनकी जन्मदिन की शुरुआत के साथ ही एक योजना की शुरुआत होगी। दरअसल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और उस दिन पूरे देश में विश्वकर्मा योजना की शुरुआत होगी। केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति में इस योजना की शुरुआत होगी। योजना के शुभारंभ के समय 70 जगहों पर 70 मंत्री उपस्थित रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे अहमदाबाद में, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे लखनऊ में। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे रहेंगे वाराणसी में, जो कि दिल के बहुत करीब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और स्मृति ईरानी रहेंगी झांसी में उपस्थित। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उस समय चेन्नई में होंगे जब इस योजना की विश्वकर्मा योजना की शुरुआत 17 सितंबर यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर होगी। और आपको ज्ञात होगा, हर वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भाजपा नवाचारों के साथ में मनाने की कोशिश करती है। इस साल का जन्मदिन विश्वकर्मा योजना के तहत निकलकर सामने आएगा। भूपेंद्र यादव जयपुर में उपस्थित रहेंगे, तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भोपाल में उस समय मौजूद रहेंगे। अनुराग ठाकुर शिमला में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको ज्ञात हो कि स्वतंत्रता दिवस पर इस बात की योजना की घोषणा की थी और लाल किले से विश्वकर्मा योजना की पीएम मोदी ने घोषणा की। इस योजना में अगले 5 साल में 15,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और इससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भुनाने के लिए जनता से जुड़े कार्यों का एक पूरा खाका तैयार करने की कोशिश हर बार करती है। और इस बार ये तस्वीर नजर आएगी विश्वकर्मा योजना के जरिए अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में अलग पहुंचेंगे लोग। और वहां पर अमित शाह जहां पर अहमदाबाद में रहेंगे, और तो फिर दूसरे कैबिनेट मंत्री भी आपको नजर आएंगे। तो कल पूरी राजस्थान कैबिनेट समेत कोटा प्रवास पर रहेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। 12 सितंबर है कल और रिवर फ्रंट का कल उद्घाटन होने वाला है। नाव में बैठकर प्रधानमंत्री आपकी जगह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर नदी से चंबल रिवर फ्रंट का लोकार्पण करेंगे। और फिर परसों 13 सितंबर को विश्व स्तरीय सिटी पार्क ऑक्सीजोन का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करने वाले हैं। 13 सितंबर यानी परसों ऑक्सीजोन में कांच से बने हुए शीश महल में कैबिनेट की बैठक होगी। और बैठक तो होगी, लेकिन साथ ही साथ एक मैसेज भी दिया जाएगा कि आधुनिकता के इस युग में, विकास के इस युग में राजस्थान ने आयाम स्थापित कर रहा है। मेजबान जो है यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, वो समारोह की अंतिम तैयारियां भी परखते हुए नजर आए और हर एक चीज की बारीक जांच उन्होंने पहुंच करके कल का दिन बेहद खास है। कोटा को नई सौगात मिलने वाली है। तो बाबा की पोती हुई बीजेपी में शामिल। जी हां, मिर्धा परिवार के एक और सदस्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। पूर्व कांग्रेस की सांसद ज्योति मिर्धा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। बीजेपी का आज उन्होंने दामन थाम लिया। सालों पहले ज्योति के चाचा भानुप्रकाश मिर्धा ने भी कुछ ऐसा ही किया। वही परंपरा, वही परिपाटी इस बार ज्योति मिर्धा निभाती हुई नजर आई। भानुप्रकाश मिर्धा नागौर से बीजेपी की सांसद रह चुके हैं। मिर्धा परिवार का नागौर में राजनीतिक कद बहुत ऊंचा, लेकिन तब उनके चाचा भानुप्रकाश मिर्धा को भैरव सिंह शेखावत भारतीय जनता पार्टी में लेकर आए। अचानक से लेकर आए, नागौर से चुनाव भी लड़वा दिया। पिछले लोकसभा चुनावों में जहां ज्योति मिर्धा नागौर से अपना चुनाव हार गई थी, लेकिन तब बीजेपी ने बेनीवाल के लिए नागौर की सीट छोड़ दी। लेकिन अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में है, क्या नए समीकरण बन सकते हैं? क्योंकि एक समय हनुमान बेनीवाल के साथ उन्होंने उनके अगेंस्ट चुनाव लड़ा था, लेकिन अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दामन वो थाम चुकी है, तो 7 तस्वीरें वहां पर भी नजर आएंगी। कुल मिलाकर के बड़े राजनीतिक हलचल आज हुई और भारतीय जनता पार्टी में कमल के फूल के साथ सहयोग किया है ज्योति मिर्धा। प्रदेश में एक और बोर्ड का गठन हो गया है। राजस्थान राज्य धरणीधर कल्याण बोर्ड का गठन हुआ और बोर्ड जो है वो धाकड़ समाज की स्थिति का जायजा लेने, सर्वे के आधार पर समाज की समस्याओं को जानने, उन समस्याओं को दूर करने और सुझाव देने का काम करेगा। ये धरणीधर बोर्ड है, इसका कार्य यही होगा कि समस्याओं को पहले समझा जाए, उसके सुझाव दिए जाए, किस तरह से समस्याओं को हल किया जा सकता है, उस पर बातचीत की जाए। लेकिन इस बोर्ड की अगर अंदरूनी जानकारी आपको दे, टेक्निकल जानकारी, तो उसमें बोर्ड में अध्यक्ष तो होंगे, उपाध्यक्ष के अलावा 3 सदस्य उसमें होंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इस बोर्ड का, धरणीधर बोर्ड का नोडल विभाग होगा। असम की बात करते हैं। असम में विपक्षी दलों का बहिर्गमन रोकने की कवायद। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा फैसला इस बहिर्गमन को रोकने के लिए आया। सीएम हेमंत बिस्वा ने स्पीकर से अनुमति देने का आग्रह भी किया। दरअसल विभिन्न मुद्दों पर सभी स्थगन प्रस्तावों को स्वीकार करने का आग्रह उन्होंने किया। असम विधानसभा स्पीकर ने स्वीकार किए गए स्थगन के प्रस्ताव। बिजली आपूर्ति पर कांग्रेस
दो अन्य विधायकों के 2 प्रस्ताव और AUIDF भी एक स्थगन प्रस्ताव लेकर आए। नदी तटबंधों के खतरों को लेकर भी एक स्थगन प्रस्ताव आया है। कुल मिलाकर के बहिर्गमन रोकने की कवायद है और असम में विपक्षी दलों का जो बहिर्गमन हो रहा है उसको रोकने के लिए अब बागडोर संभाली है असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने। कार्बी भाषा को संवैधानिक मान्यता की कवायद शुरू हो गई है। जी हां, कार्बी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करवाने का प्रयास अब तेज होता नजर आ रहा है। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा, डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने आज विधानसभा में एक वक्तव्य दिया। काफी इंटरेस्टिंग वक्तव्य रहा। उन्होंने कहा, कार्बी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बातचीत हम कर रहे हैं, उस और कोशिशें हम कर रहे हैं। भारतीय लिपि को अपनाना हमें होगा, रोमन लिपि से हटना होगा। ये उन्होंने कहा कि भारतीय लिपि को अपनाने के लिए कार्बी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करना जरूरी है और इसके लिए उसको रोमन लिपि से हटना होगा। इसके लिए कार्बी समाज के भीतर बातचीत चल रही है। असम में कार्बी लोगों के बीच परिषद की योजना, कार्बी कल्याण परिषद को अधिसूचित करने की योजना या फिर कार्बी कल्याण परिषद से भी बातचीत जारी है। तो इस बार भी दीपावली पर पटाखे नहीं जला पाएंगे दिल्ली वाले। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, जिन्होंने आज इसकी घोषणा पहले ही कर दी है। दीपावली का त्योहार होता है, इंतजार होता है, लेकिन पर्यावरण प्रदूषण दिल्ली में इतना ज्यादा है और उसके बाद दीपावली के त्योहार के बाद जो इफेक्ट्स नजर आते हैं, दिल्ली की आबोहवा में बिल्कुल कालापन घुल जाता है और इस चीज को लेकर पहले ही घोषणा, दीपावली पर दिल्ली का प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है और ऐसे में सभी प्रकार के पटाखे जलाने, उनके निर्माण, उनकी ऑनलाइन बिक्री, इन सभी पर बैन लगाने का एक फैसला किया गया। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने किया है कैबिनेट में बदलाव। ममता बनर्जी ने 6 मंत्रियों के विभागों में बदलाव कर दिया है। बाबुल सुप्रियो सहित 6 मंत्रियों के विभागों में बदलाव किया गया है। बाबुल सुप्रियो को टूरिज्म की जगह अब ऊर्जा विभाग की कमान सौंपी गई है। इससे पहले वो टूरिज्म सेक्टर देख रहे थे, उस विभाग से जुड़े हुए थे, लेकिन उसके बाद अब उन्हें एनर्जी सेक्टर यानी कि ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी मिली है। अनूप राय को फूड प्रोसेसिंग का जिम्मा सौंपा गया है तो प्रदीप मजूमदार को कोऑपरेटिव विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कैबिनेट में ये चंद बदलाव किए हैं, उस बदलाव की पूरी जानकारी। पीईएसबी ने कसी साक्षात्कारों के लिए कमर। जी हां, 1 महीने से लंबे अंतराल के बाद बोर्ड स्तरीय साक्षात्कार के लिए तैयार है। केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों से बोर्ड स्तरीय पदों के लिए इंटरव्यूज होंगे। 9 अगस्त को निदेशक तकनीकी आरसीएफ के लिए भी आखिरी सिफारिश ये थी। आईयूसीएल में निदेशक आरएनडी के लिए 13 सितंबर को इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार आयोजित होगा। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड में सीएमडी के लिए 14 सितंबर को इंटरव्यू हो सकता है। और पावर ग्रिड का भी सवाल है, तो पावर ग्रिड के लिए भी योजना है अगले सीएमडी के लिए, उसमें भी साक्षात्कार होंगे, लेकिन वो तिथि थोड़ी दूर है। 31 दिसंबर माफ कीजिएगा 2023 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं पीजीसीआईएल प्रमुख के श्रीकांत। तो हो सकता है कि सितंबर के महीने में या फिर हो सकता है अक्टूबर की शुरुआत में ये साक्षात्कार हो जाए, लेकिन फिलहाल जानकारी के अनुसार सितंबर में सारे साक्षात्कार करवाए जाएंगे। सवाल के साथ, क्योंकि विषय भी है कि आंध्र प्रदेश में लौट रही है बदले की राजनीति। शनिवार तड़के आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू गिरफ्तार हो गए। राज्य के कौशल विकास निगम में 550 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है, लेकिन तय प्रक्रिया चल रही है और उस तय प्रक्रिया के अनुसार भ्रष्टाचार के मामले की जांच भी होगी। जिस तरह से नायडू की गिरफ्तारी हुई उससे अब कई सवाल उठ रहे हैं। अल सुबह तड़के उनकी गिरफ्तारी हुई। विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले चंद्रबाबू नायडू का गिरफ्तार हो जाना लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन इसके साथ एक सवाल खड़ा हुआ है। सवाल ये कि क्या आंध्र प्रदेश में रिवेंज की राजनीति शुरू होने के संकेत है? ये बदले की राजनीति शुरू होने के संकेत है क्या? क्योंकि दोनों पक्षों की लड़ाई में जनता का ही नुकसान होगा और वो नुकसान जनता को उठाना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। गोंडा, बहराइच, लखीमपुर में भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, हरदोई में बारिश का अलर्ट है। बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर में भी भारी बारिश का अलर्ट है और इस अलर्ट के चलते पहले ही प्रशासन ने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि बहुत जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा बारिश से होने वाले हादसों की संख्या बढ़ सकती है।
तो भ्रष्टाचार के मामलों में लिफ्ट अफसरों की बढ़ेगी मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जॉइंट सेक्रेटरी और उससे ऊपर के अफसरों पर मुकदमा चल सकेगा। भ्रष्टाचार के मुकदमे के लिए उच्च स्तरीय अधिकारियों की अनुमति की आवश्यकता अब नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला पढ़कर सुनाया। इसके तहत डीएसपी एक्ट 1946 के तहत 2014 में आदेश को प्रभावी और सक्रिय माना गया और सरल शब्दों में 11 सितंबर 2023 से ही डीएसपी एक्ट के तहत धारा 6A प्रभावी होगी। उच्च अधिकारियों पर किसी जांच के लिए पहले से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी और ऐसे में जब भ्रष्टाचार के आरोप की गाज किसी अधिकारी पर गिरेगी तो फिर प्रक्रिया ज्यादा सरल हो पाएगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। लालकोठी में बेशकीमती सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त हो गई है। लालकोठी सब्जी मंडी के कोने पर अतिक्रमण चल रहा था। 1341 वर्ग मीटर की भूमि पर ढाबा, टिम्बर्स, फलों की दुकान चल रही थी। इन अतिक्रमणों को जेजीए के प्रवर्तन दस्ते ने मुक्त करा दिया है। दरअसल फर्स्ट इंडिया न्यूज ने 5 सितंबर को इस खबर को प्रसारित किया था और पूर्व में भी 3 बार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रस्तावित हुई, लेकिन मौके पर हर बार कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। लेकिन जैसे ही 5 सितंबर को फर्स्ट इंडिया की खबर प्रसारित हुई, क्योंकि उससे लोगों को परेशानी हो रही थी इस अतिक्रमण की वजह से, खबर प्रसारित होने के बाद आज जेजीए का प्रवर्तन दस्ता एक्शन में आया और अब सहकार मार्ग पर लगने वाले जाम से लोगों को निजात मिल पाई।